दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आय दृष्टि समसामयिक घटना चक्र के अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के संबंधी आर्टिकल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की। ठीक है। और भारत सहित 4 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से सदस्य देश हैं इसे हम देखते हैं। एक तो भारत है जो कि इसका स्वयं संस्थापक है। दूसरा देश है इस्वातिनी, तीसरा है निकारागुआ और चौथा है सोमालिया। ये चारों देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता भी ग्रहण की है। ठीक है। आगे देखते हैं। 29 फरवरी 2024 को, ठीक है, डेट 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये भारत में स्थित है। ठीक है। और वर्ष 2023-24 से लेकर 27-28 तक, अर्थात इसमें 5 वर्षीय अवधि हेतु इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए जो बजट का प्रावधान रखा गया है वो लगभग 150 करोड़ रुपए हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? यह 7 बिग कैट्स के संरक्षण हेतु यह मिशन लाया गया है। ठीक है। अब वो 7 कैट्स, पूछा जा सकता है कि इन 7 कैट्स में कौन-कौन शामिल नहीं है या कौन-कौन शामिल हैं। तो याद रखिए जो 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं, इनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। ठीक है। इनमें से केवल 5 जो हैं वो स्वतंत्र रूप से भारत में पाए जाते हैं। 7 बिग कैट्स में से जो 5 बिग कैट्स हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये स्वतंत्र रूप से अभी भारत में पाए जाते हैं। तो इसे याद रखना है। भारत इसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि 95 बिग कैट रेंज देशों में, ठीक है, ठीक है, बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर रेंज देशों और बिग कैट के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों आदि का एक नया गठबंधन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। में दो नए रामसर स्थल शामिल किए गए। ठीक है। अब ये रामसर स्थल कौन कौन से हैं अभी, और अभी तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं इसे भी हम देखेंगे। तो 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। याद रखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई और भारत की 3 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है। और वर्तमान समय में जो हमारे भारत का कुल रामसर स्थलों की संख्या है वो 85 है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है। और देश का जो कुल क्षेत्रफल का कितना हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो रामसर स्थल जो है कवर करता है। तो याद रखिए 13,58,066 हेक्टेयर जो वर्ग क्षेत्रफल है, यह कवर किया जाता है किसके द्वारा? यह कवर किया जाता है रामसर स्थलों के द्वारा। और जो अभी हाल ही में 3 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, ठीक है, इनमें याद रखिए नारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। ले और तवा जलाशय, याद रखिए ये तवा जलाशय गुजरात नहीं, ये होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। तवा जलाशय कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यह हमें याद रखना है। तो इसमें 2 तमिलनाडु के रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, जबकि एक मध्य प्रदेश का जिसे तवा जलाशय भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, जबकि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और यदि हम बात करें संख्या के आधार पर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं जिनकी संख्या 18 है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल हैं बाई नेम, और इसका प्लेस भी पूछा जा सकता है। तो आगे हम इसका प्लेस भी देखेंगे कि कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थित है। यदि हम बात करें नंजरायण पक्षी अभयारण्य की, तो यह मीठे पानी की एक झील है जो कि तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और
काजू वैली पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह 16वां पक्षी अभयारण्य है, काजू वैली। और यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा, भारत का नहीं, यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य। यह स्थल जो है प्रायद्वीपीय भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक। ठीक है, यह विलुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पर स्थित है। याद रखिए, कोरोमंडल तट, यदि हम इंडिया का मैप ऐसे ड्रॉ करें तो याद रखिए इधर का जो मैप रहेगा, ये ये है कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु के स्थित है, कोरोमंडल। जबकि इधर हम देखते हैं तो इधर हमें मिलता है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट, इसे याद रखें। तवा जलाशय, याद रखिए तवा जलाशय जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और तवा और देनवा नदियों के यह संगम पर स्थित है। छिंदवाड़ा जिला स्थित महादेव पहाड़ियां जो है, महादेव पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है। याद रखिए जो तीन पहाड़ियां हैं, ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये तीन पहाड़ियां जो हैं, ठीक है, ये तीन पहाड़ियां ये सतपुड़ा का हिस्सा हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा, और याद रखिए जो तवा नदी है, ठीक है, तवा नदी ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। यह जलाशय सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के अंतर्गत स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो तवा नदी है, ठीक है, यह किस बाघ अभयारण्य का हिस्सा है, तो याद रखिए ये सतपुड़ा बाघ अभयारण्य का हिस्सा है। और जो महादेव पहाड़ियां हैं ये सतपुड़ा पहाड़ियों की एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें राजपीपला, महादेव और मैकाल तीन पहाड़ियां क्रमशः शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसके अवसर पर घोषणा की गई कि भारत में दो आर्द्र भूमियों, यानी कि नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि और रामसर स्थल में शामिल किया जाएगा। याद रखिए जो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, यह बिहार राज्य में स्थित है। उपयुक्त तो दोनों रामसर स्थल मानव निर्मित जलाशय से के द्वारा बनाए गए हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन रेंज में यह स्थित है। नकटी नदी पर नकटी बांध जो कि लगभग 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है, जिससे नकटी अभयारण्य की निर्माण हुआ है। जबकि नागी पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह नागी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल रामसर स्थल 85 हैं। और हम देख लेते हैं जो मुख्य मुख्य रामसर स्थल हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो याद रखिए तमिलनाडु में जो है रामसर स्थल, इनमें मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व है। ठीक है, पॉइंट केलीमियर है, पिचवरम मैंग्रोव है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करकिली पक्षी अभयारण्य, यह भी एग्जामों में पूछा गया है कि करकिली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए करकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, ठीक है, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य जो है यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि एक प्रमुख रामसर स्थल है। इसके अलावा काजू वैली, काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, याद रखिए, जो कि अभी हाल ही में शामिल किया गया। इसके अलावा नांजरायण पक्षी अभयारण्य, जो कि अभी हाल में हमने अभी खबर में पढ़ा कि जो शामिल किया गया है। ठीक है, ये दोनों भी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम है, तो इसे हम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पक्षी अभयारण्य या फिर रामसर साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में सभी को पढ़ना है। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिए बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित है, संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। समसपुर पक्षी विहार, ठीक है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली जिले में है। पार्वती अर्का पक्षी विहार, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह गोंडा जिले में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में। सूर सरोवर, ठीक है, आगरा में। सांडी पक्षी विहार जो है यह हरदोई जिले में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है यह उन्नाव जिले में स्थित है। इसके अलावा सरसाई नावर भी हमारा जो है एक रामसर स्थल है। तो ये टोटल 10 हैं, ठीक है, जिन्हें हमें याद रखना है जिले सहित। आगे देखते हैं।
पंजाब राज्य में केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभयारण्य, यह दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। याद रखिए हरिके झील और व्यास संरक्षण रिजर्व भी ये पंजाब की छह आर्द्र भूमियों में शामिल हैं। उड़ीसा में चिल्का झील, हम जानते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, एक लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील जो कि यह भी एक रामसर स्थल है। इसके अलावा तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। अंशुपा झील कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि यह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए अंशुपा झील कहाँ पे स्थित है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह एक रामसर स्थल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील और शालाबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, यह हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। जिनमें होकेरा आर्द्रभूमि और शालाबुग आर्द्रभूमि यह इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो भोज आर्द्रभूमि, सांख्य सागर, सिरसपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और तवा जलाशय। तवा जलाशय इस बार करंट अफेयर में है, तो हो सकता है यह क्वेश्चन पूछा जाए कि तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए तवा नदी का उद्गम यहीं से होता है, तवा जलाशय, ठीक है। और यह जो है महादेव पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है और तवा जलाशय वहीं पर स्थित है। कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य में 4 आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंगनाशनी एस्चुरी और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये 4 आते हैं, ठीक है। जिसमें मगदी केरे संरक्षण रिजर्व और रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें केरे जो है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में नल सरोवर, थोल वन्यजीव अभयारण्य, वधवाना आर्द्रभूमि और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, ये चारों के चारों अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चारों एग्जाम्स के लिए हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें चारों को हमें याद रखना है, ठीक है। जिसमें थोल वन्यजीव अभयारण्य और खिजड़िया ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध झील या सबसे इम्पोर्टेंट है, यह भी एक रामसर स्थल है। चंद्रताल आर्द्रभूमि, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। वहीं रेणुका आर्द्रभूमि की बात करें तो रेणुका आर्द्रभूमि जो है ये सबसे छोटा जो है रामसर स्थल है। पूछेगा भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है, तो याद रखिए सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो रेणुका आर्द्रभूमि ही है। चंद्रताल, इसके अलावा एक है सूरजताल, याद रखिए सूरजताल, ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा नैनीताल, भीमताल, डोडीताल, सातताल, खुरपताल, राकसताल, जितने भी ताल हैं वो सभी के सभी कहाँ स्थित हैं, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। लेकिन सूरजताल और चंद्रताल ये दोनों कहाँ स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आगे देखते हैं केरल। केरल में वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, हम जानते हैं कि अष्टमुदी और वेम्बनाड जो है यह आर्द्रभूमि है, साथ ही साथ ये बैक वाटर लेक भी है। ये अष्टमुदी और वेम्बनाड झीलों को कयाल भी कहा जाता है, ठीक है। केरल की जो अष्टमुदी और वेम्बनाड झीलें हैं इन्हें कयाल भी कहा जाता है। संस्थानम कोट्टा झील, यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह केरल का रामसर स्थल है। नंदूर मदमेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रीक, यह भी यह महाराष्ट्र की 3 आर्द्र भूमियां हैं, जिसमें लोनार झील को क्रेटर झील भी माना जाता है, ठीक है। और हाल ही में यह इसका जो पानी था वो पिंक कलर का हो गया था, रेड हो गया था, इसलिए खबरों में था। तो लोनार झील को हम जानते हैं, इसके साथ साथ कोवई झील भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करें बिहार की तो कांवर ताल, ठीक है। कांवर ताल बिहार पीसीएस एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बन जाता है कि कांवर ताल आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है, तो याद रखिए बिहार में स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, यह भी अभी खबरों में रहा, राष्ट्रीय महत्व इसे घोषित किया गया, तो याद रखिए नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। यदि हम बात करें लद्दाख की तो सो मोरारी और सोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं, ये लद्दाख राज्य में स्थित हैं। हरियाणा में भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हरियाणा की एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कई बार एग्जाम से पूछा गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सांभर झील, याद रखिए इनलैंड जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांभर झील को ही माना जाता है, ठीक है। तो सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों रामसर स्थल में शामिल हैं।
वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सुंदरबन आर्द्र भूमि जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ये 3 स्टार का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो याद रखिए सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। वहीं पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि जो है, यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरबन आर्द्र भूमि, और सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है वो रेणुका झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो आसन रिजर्व, ठीक है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आसन रिजर्व, तो याद रखिए यह भी एक रामसर स्थल है। गोवा का नंदा झील, आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, असम का दीपोर बिल, ठीक है, दीपोर बिल, मणिपुर का लोकटक झील। याद रखिए जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है वो लोकटक झील ही मानी जाती है। ठीक है, यह तैरता हुआ नेशनल पार्क केबू ललाम जाओ लोकटक झील पर ही स्थित है। ठीक है, और जो फुमडी होती है, फुमडीज पर लोग अपना घर बनाकर रहते हैं जो जिनके तैरते हुए घर होते हैं, तो लोकटक झील हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करें मिजोरम की, तो पाला आर्द्र भूमि और त्रिपुरा में रुद्र सागर, ये प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 क्या कहती है? यह छठवां वार्षिक संस्करण था, और यह रिपोर्ट जो है 134 देशों, क्षेत्रों, 7,812 शहरों के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की गुणवत्ता पर आधारित है। ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 संबंधी आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता जो है वो WHO के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की औसत सांद्रता के संबंधित वार्षिक दिशा निर्देशों से 10 गुना अधिक है। याद रखिए भारत में जो वायु पॉल्यूशन है उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यदि जो पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है, तो इस तरीके हम देखते हैं। यदि हम बात करें बेगूसराय, तो भारत यानी बिहार का बेगूसराय जो है 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो बेगूसराय जो है वो सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। यदि हम बात करें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की, तो इसके अनुसार वर्ष 2023 में और भारत विश्व और मध्य एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है यह सांस लेने योग्य कणों को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये माइक्रो साइज के जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जो कि वायु में घुलित होते हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से घटक होते हैं इनके प्रमुख, तो याद रखिए सल्फेट होता है, नाइट्रेट होते हैं, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल आदि इसमें शामिल होते हैं। इनमें जल भी शामिल होता है। ठीक है, इनमें ब्लैक कार्बन जो होता है ये मुख्य रूप से शामिल होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ठीक है, सर्वाधिक 5 प्रदूषित देश और क्षेत्रों की इसमें घोषणा की गई है। तो यदि बात करें सबसे ज़्यादा प्रदूषित यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के वार्षिक सांद्रता के आधार पर बात करें तो बांग्लादेश में सबसे अधिक प्रदूषित है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे जो वार्षिक सांद्रता है वो 54.4, ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की 2023 के आधार पर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों की, तो जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की औसत सांद्रता 92.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका आती है, और तीसरे स्थान पर बुर्किना फासो की राजधानी ओंगाडोशु आती है। ठीक है, आइसोपाड की नई प्रजाति का नामकरण किया गया। इसका नाम क्या दिया गया? आइसोपॉड की नई प्रजाति का जो डेवलप की गई तो इसका नामकरण किया गया ब्रूसेथोवा इसरो। ठीक है, यह चंद्रयान मिशन 3 के सफल हो जाने के उपलक्ष्य में इसका नाम इसरो के नाम पर दिया गया है।
इसका नाम रखा गया ब्रूसा थोआ इसरो। चंद्रयान-3 की सफलता व अन्य अंतरिक्ष अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की इस नई प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूसेथोआ इसरो के बारे में हम जान लेते हैं यह क्या है। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली ब्रूसेथोआ जीनस यह दूसरी प्रजाति है। यह नई प्रजाति स्पिनिजा ग्रीन आई नामक समुद्री मछली की गिल गुहा, ठीक है, के अंदर पाई गई। तो जो ब्रूसेथोआ इसरो प्रजाति की मादाएं नर की अपेक्षा जो होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं। आइसोपॉड, ठीक है, आइसोपोड जो होते हैं वो अकशेरुकी यानी कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों अर्थात इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं जीवों का एक समूह है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इन जीवों का एक समूह को आइसोपॉड कहते हैं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे विश्व में जो आइसोपॉड्स की जो लगभग प्रजातियां हैं वो उनकी संख्या लगभग 10,000 से भी अधिक है। भारत में तेंदुओं की हाल ही में गणना की गई और एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा यह तेंदुओं की स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है वो लगभग 13,874 है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। ठीक है, अ, याद रखिए जो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी पता लगाई गई कि वो पता चला कि 3,907 है और यह पूरे भारत में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य 1985 तेंदुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं कर्नाटक 1879 तेंदुओं के साथ तीसरे स्थान पर है और तमिलनाडु 1070 तेंदुओं के साथ चौथे स्थान पर है। यदि हम बात करें प्रदेश में तेंदुओं की संख्या की, तो उत्तर प्रदेश में जो तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई है वो 371 है। ठीक है, और तेंदुए का जो भारतीय तेंदुआ है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का। ठीक है, क्या नाम है इसका? पैंथेरा पार्डस ऑफ फ्यूस्का। भारतीय तेंदुआ भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। यदि हम इसका स्टेटस देखें तो आईयूसीएन में यह संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में यह शामिल है यानी कि रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। ठीक है, इसे संकटापन्न, ठीक है, यानी कि नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि आने वाले समय में इसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति की, ठीक है, स्नो लेपर्ड, अभी हमने तेंदुओं की बात की, अभी हम बात करते हैं हिम तेंदुओं की जो कि बर्फीले स्थानों पर रहते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023 शीर्षक के साथ रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया इसका मुख्य शीर्षक था। इसके तहत यह बताया गया कि जो भारत में अनुमानित हिम तेंदुओं की संख्या है वो लगभग 718 है। ठीक है, और सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए सबसे ज्यादा हिम तेंदुए लद्दाख में पाए गए जिनकी संख्या 477 दर्ज की गई है। ठीक है, तो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ पाए गए? तो याद रखिए सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हिम तेंदुए किस राज्य में पाए गए? तो ये लद्दाख में पाए गए हैं। यदि हम बात करें हिम तेंदुओं की तो दूसरा स्थान उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9, टोटल 718 हिम तेंदुए भारत में इन्हें दर्ज किए गए हैं। हिम तेंदुए मुख्यतः 12 देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। ठीक है, यानी कि मध्य एशियाई देश को मिलाकर जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया व मध्य एशिया के देश इनमें हिम तेंदुए मुख्यतः पाए जाते हैं। हिम तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है पैंथिया अनिंसिया। ठीक है, आईयूसीएन की यह संकटाग्रस्त प्रजातियों में लाल सूची में यह दर्ज है और यह वल्नरेबल यानी कि सुभेद्र, ठीक है, यह सुभेद्य कैटेगरी में इसे वर्गीकृत किया गया है। और पूछे कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब चलाया गया था? तो याद रखिए हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था।
और वर्ष 2024 में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का जो शुभंकर था वह हिम तेंदुआ ही था। ठीक है, तो शीतकालीन गेम का जो शुभंकर था वह हिम तेंदुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 23 अक्टूबर को, ठीक है, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अगला आर्टिकल है, बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। ठीक है, अब बर्निहाट का जो लोकेशन है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिए बर्निहाट जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 10 स्तरों के संदर्भ में बर्निहाट यानी कि मेघालय का बर्निहाट वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, यह पार्टिकुलेट मैटर 10 के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के सर्वाधिक 19 शहर शामिल हैं। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा किस राज्य के शहर शामिल हैं, तो याद रखिए सबसे ज्यादा बिहार राज्य के 19 शहर शामिल हैं टॉप 50 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में। भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। या जो हमारे लिए यूपी पीसीएस के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए। और जो बिहार है या बीपीएससी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर, 7 शहर शामिल हैं, याद रखिए ये दिल्ली के आसपास के ही शहर हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मुख्यतः हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर, ये सभी के सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन से सबसे अधिक ग्रसित होता है। ठीक है, मुख्यतः इसका कारण है पराली को जलाए जाना। ठंडियों के समय वहां पे सबसे अधिक पॉल्यूशन होता है। ठीक है, भारत के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर 2023 पार्टिकुलेट मैटर 10 के आधार पर, याद रखिए बर्निहाट मेघालय का पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, तीसरे स्थान पर ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का है, चौथे स्थान पर राजस्थान का श्री गंगानगर और पांचवें स्थान पर बिहार का छपरा है। ठीक है, तो बर्निहाट को हम जरूर याद रखेंगे कि बर्निहाट जो है मेघालय का वो सबसे पॉल्यूटेड हमारा सिटी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, तो पेंच बाघ अभयारण्य जो है यह भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। ठीक है, पेंच जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेंच मध्य प्रदेश राज्य में, हालांकि इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में भी आता है। पेंच बाघ अभयारण्य एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई। यहाँ एक विशिष्ट क्षेत्र को तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यदि हम बात करें यहाँ डार्क स्काई पार्क जो पेंच बाघ अभयारण्य है, यह एशिया का कौन सा डार्क स्काई पार्क है, तो याद रखिए यह एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। और जो पेंच बाघ अभयारण्य है यह 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है, जिसका मैक्सिमम हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य में ही है। डार्क स्काई इंटरनेशनल के अनुसार एशिया में 4 अन्य डार्क स्काई पार्क हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से अन्य पार्क हैं। तो हेहुआन पर्वत, यह ताइवान में स्थित है। इरिओमोटो इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान, यह जापान में स्थित है। कोजीशिमा डार्क स्काई पार्क, यह जो है आइलैंड जापान में स्थित है। इसके अलावा चौथा जो है योंगयोंग, ठीक है, यह दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि डार्क स्काई इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई स्थल जो कार्यक्रम विश्व भर में उन समुदायों, पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों को प्रमाणित कराता है जो उत्तरदायी प्रकाश नीतियों और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से अंधेरे स्थलों की सुरक्षा एवं उनका संरक्षण करते हैं। तो डार्क स्काई पार्क आखिर किसे कहते हैं, तो याद रखिए डार्क स्काई पार्क रात्रिकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से ये निर्दिष्ट किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है वो नहीं होती, ये नाइट स्काईज जो होते हैं, जो रात्रि का प्रकाश होता है, नेचुरल प्रकाश होता है वह होता है। ठीक है, इसलिए इसे डार्क स्काई पार्क कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य, इसके बारे में हम देखते हैं।
तो याद रखिए यह लद्दाख में स्थापित किया गया है, जिसका नाम जो कि हानले गांव, ठीक है, लद्दाख के हानले गांव में स्थापित है। और 1073 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत यह अभ्यारण्य, ठीक है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित होगा। इस अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय खगोलिक भौतिक संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल। यह अभ्यारण्य जो है भारत में खगोल पर्यटन के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी खगोल पर्यटन को बढ़ावा देकर जो डार्क स्काई पार्क है। यह अभ्यारण्य ऑप्टिकल अवरक्त और गामा किरण दूरबीनों के लिए विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थलों में से एक होगा। और भारतीय खगोलीय वेधशाला जो है वो हानले में स्थित है, ठीक है, तो हानले लद्दाख में स्थित है। यह वेधशाला माध्य समुद्र स्तर यानी मीन सी लेवल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नीलगिरी ताहर परियोजना, ठीक है, तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी या ताहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी ताहर को परियोजना को मंजूरी दी, ठीक है। यह इस प्रकार के संरक्षण की यह पहली योजना चलाई जा रही है, ठीक है, और इसकी जो अवधि होगी 5 वर्षों के लिए लगभग 2022 से लेकर 2027 तक होगी। नीलगिरी ताहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी ताहर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह जो है खुरदार जानवर है, ठीक है। नीलगिरी ताहर जो है ये खुरदार जानवर है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात करें तो यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त यानी इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू सो मच।